जब मैं का बॉम्बे में जब स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था। जब मैं, क्योंकि 1 डेढ़ साल हो चुका था मुझे स्ट्रगल करके, लेकिन लास्ट में मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने तय किया कि भाई मुझे जो है शाहरुख खान से मिलना जी चाहिए। शाहरुख खान की अभी फिल्म हिट है, दिल्ली के है, तो शायद वो मेरी मदद जी करेंगे। जी तो मैं उनका एड्रेस ढूंढ के काटा रोड पहुंचा। वो उस टाइम एक फ्लैट में किराए पे रहा करते थे, अमृत अपार्टमेंट जी करके है। मुझे किसी ने बोला कि इस जगह पे शाहरुख खान रहते हैं, और मैं पैदल चल रहा हूँ काटर रोड पे, जहाँ उनका बंगलो है, क्या कहते हैं अपना, राजेश खन्ना जी का बंगलो जी था। उसके आगे से मैं आशीर्वाद, काटर, आशीर्वाद। आशीर्वाद, और वो भी काटर रोड पे ही है। तो मैं उस बंगले के सामने से आगे गुजर रहा जी था, मैं सीधा वहां जा रहा था, कहाँ, जहाँ शाहरुख खान रहते थे। जी तो सडनली शाहरुख खान की गाड़ी आई। उस टाइम उनके पास पिजरो गाड़ी हुआ करती जी थी। जी वो गाड़ी उस गेट से बाहर निकली, बिल्डिंग से, और सब लोग इधर उधर से जाग रहे थे। किसी ने बोला शाहरुख खान की गाड़ी आ गई, शाहरुख खान की गाड़ी जी आ गई। और मैं जो है गाड़ी के सामने खड़ा हो जी गया। जी मैं अकेले था और मैं गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, और गाड़ी के शीशे ना खुले। उन्होंने देखा कोई पागल आदमी आ गया और उस गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, और सामने से कोई गाड़ी का शीशा नहीं खुल रहा, मैं गाड़ी के आगे खड़ा हूँ, और इधर उधर लोग बाग है। तो किसी ने हल्के से एक शीशा कांच खोला, जो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। बोले हाँ जी बोलिए क्या बात है। मैंने कहा नहीं, शाहरुख खान जी से बात करनी जी है। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए, मुझे शाहरुख खान जी से बात करनी है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जी तो उन्होंने बोला बोलिए क्या बात है। मैंने कहा ऐसा है, आप जो फिल्म कर रहे हो मुझे वहाँ का एड्रेस जी दीजिए। मैं इतने टाइम से यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे कोई अता पता नहीं मिल रहा। मैं बेवकूफ़ों की तरह काम कर जी रहा हूँ। ना मुझे कोई अता पता बता रहा है, ना मुझे पता चल रहा है एक फिल्म कब बनती है, कब ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप मुझे सही जगह बताओ और सही एड्रेस जी बताइए। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कीजिए कि भाई आप जो है वहाँ पे जाइए, बीनस जी फिल्म जो जिन्होंने यस बॉस बनाई थी, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ हरीश जी करके है, जो श्रीदेवी के सेक्रेटरी है। उनको बोलिए कि हमने भेजा है, और वो आपको जो भी रोल होगा आपको रोल देंगे। और भाई साहब मैं बड़ा खुश हो गया, और मैंने उसको जाने जी दिया। और मुझे ये पता नहीं था कि बीनस कहाँ है, किधर है, मुझे पता नहीं। मुझे 3 दिन पता करने में लगा कि बीनस है किधर। ये शांता क्रूज पे था जी कहीं। फिर वहाँ पे गया उस ऑफिस में, मैंने पूछा कि हरीश जी है। बोला हाँ है। बोले आपको किसने भेजा है। मैंने कहा शाहरुख खान जी ने भेजा है। जी मैंने उनको क्या कहा, मुझे शाहरुख खान जी ने भेजा है और आपसे मिलने के लिए। फिर हरीश जी ने अंदर लिया, और वो समझ गए कि शाहरुख खान को कहीं मिला होगा, परेशान किया होगा, तो अब जो है जो ये इसको इसने यहाँ पे जी भेजा है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने ये कहा मुझे, भाई ऐसा है, हमारे पास जो फिल्म थी वो तो अभी बन रही है, उसमें तो शाहरुख खान को ले जी लिया है। अभी जो नेक्स्ट फिल्म बनेगी आप उसके लिए आइए, तो अब उसमें हम आपको रोल दे देंगे। अभी उन्होंने मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने मेरे साथ क्या खेल जी किया। उन्होंने जैसे बोलते हैं कि चिप चिपकेगा मेरे साथ, इस सच्चाई इसको ऐसा बता दो निकल जाएगा जी आगे। तो मैं वहाँ से निकला, और लेकिन उन्होंने जो भी मुझे कहा होगा, लेकिन मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये इट मीन्स कि मैं जो है हीरो के लायक हूँ। मुझे अगर एक छोटा मोटा रोल होता तो शायद मुझे दे देते थे, लेकिन उन्होंने ये बोला तुम अपने आप को वेस्ट मत करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोल होगा, तुम नेक्स्ट टाइम आओ। और मैं जो है अपने आप को फूला नहीं समाया कि मुझे बहुत अच्छा रोल मिलने वाला है। फिर आपको शांति कैसे मिली? शांति कब मिली? मंदिरा बेदी जिसमें थी सर। हाँ, शांति जब बोल रहा था ये सब चीज़ें हुई, फिर जब फिल्म सिटी में स्ट्रगल करने के दौरान फिल्म सिटी में जा रहा था, वह शांति एक सीरियल ऐसा था जहाँ 4 कैमरा सेटअप हुआ करता था, जहाँ पे साइड पे ही, जगह पे ही एडिटिंग होती थी। वहाँ उनको ऐसे कलाकार चाहिए थे जो बहुत मतलब 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के डायलॉग एक साथ बोले। वहाँ उसमें कोई कट रीटेक नहीं होता था। तो वहाँ पे हमें सीन दिए जाते, बड़ा टाइमिंग शेड्यूल होता था। वो पहला ही सीरियल था जो मेगा सीरियल सोशल में शुरू हुआ था, शांति, और बड़ा हिट भी रहा। वो 300-400 एपिसोड बने उसके भी। तो वहाँ पे हमें डायलॉग दिया गया, स्क्रीन टेस्ट हुआ, डायलॉग दिए, तो हमने वो सब बोल दिए। 5-10 मिनट के डायलॉग थे, बोल दिए। उन्होंने बोला कि आप न किए, आप कल आओ, आपको ये रोल दिया जाता है, लेकिन टाइमिंग है, उस टाइम पे आना आप। तो 2 बजे बुलाया, 2:30 बजे हमारी शूटिंग थी। 2 बजे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट दी और मेकअप मुकअप हो रहा था।
और 2:30 बजे हमें शूट करना था। 4 कैमरा सेटअप पे शूट करने को मिला और इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा मुझे। सीन मुश्किल से 5-6 एपिसोड के थे जो भी था उसमें, लेकिन मुझे करके बड़ा आनंद आया शांति सीरियल करके। उसके बाद मुझे सोशल सीरियल करने का बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं करूँगा, लेकिन तभी मेरा जो है ये माइथोलॉजी वाला ट्रैक चालू हो गया। तो इसकी शूटिंग बड़ौदा हुआ करती थी। बॉम्बे से हम लोग थोड़े निकल गए थे, बॉम्बे में हम थे नहीं, फिर बड़ौदा शूट किया करते थे। ज़्यादा सोशल नहीं कर पाए। एकता के सीरियल किए मैंने, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कहा, आहट एक सीरियल होता था वो किया है। बहुत सारे और भी सीरियल्स किए हैं। मतलब हॉरर शो ना सर, हॉरर शो था ना, हॉरर शो जब शुरू हुआ था वो लोग। आपका क्या कौन सा किरदार था सर? कहानी घर घर में मैं उनका फैमिली डॉक्टर था। फैमिली डॉक्टर बने थे और उनके साथ भी कई बहुत ही चर्चित होता है एकता कपूर का फैमिली ड्रामा में मैं उसमें कस्टम ऑफिसर का रोल कर रहा था। जो लड़का उनका था, क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी का लड़का था उस सीरियल में, वो ड्रग डूग लेता था, ये सब करता था। मैं उसको मैं उसको वहाँ से उठाता था, डिस्को ठीक से उठा के लेके आता था। बड़ा अच्छे सीन थे, 5-6 एपिसोड के सीन थे। क्योंकि हम लोग ज़्यादा सोशल में इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें शूटिंग करने बड़ौदा आना पड़ता था, और तो लोग हमें बड़े रोल देते नहीं थे, पूछते थे आप कहाँ कर रहे हो वहाँ। उनको ये मालूम था कि वहाँ कर रहे तो वहाँ तो ज़्यादा टाइम लेते हैं ये लोग, और बॉम्बे में हो तो शायद हमें बड़े रोल मिल सकते थे। हमारी शूटिंग बॉम्बे से बाहर होती थी। तो ऐसा तो फिर आपको फिर विष्णुपुरा में फिर नहीं अर्जुन भाई एक मिनट तो सर मतलब जब श्री कृष्णा में आप नकुल कर चुके थे, तो मतलब नकुल के बाद आपको पांडु का कैरेक्टर करने का चांस मिला, जो पांडवों के पिताजी होते हैं, तो आपके लिए वो कैसा टाइम था? मतलब जब आपको ये ऑफर हुआ कि आप ही पांडु का कैरेक्टर करेंगे, पांडवों के पिता का रोल करेंगे, तो आपके लिए कितना खुशी का दिन था वो, और आपको कैसा अनुभव हुआ उस टाइम पे जब आपको ये ऑफर किया गया ये रोल? बिल्कुल एक्चुअली क्या था कि जब मैं श्री कृष्णा की शूटिंग कर रहा था, सबसे पहले तो हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी। मेरे पास बोलने के लिए कम होते थे डायलॉग, मुझे ज़्यादा रिएक्शन देने होते थे। लेकिन एक दिन मैं पापा जी को बोला, यार पापा जी ये जो है पापा जी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ अच्छा काम होना चाहिए। मैं अलिफ लैला चल रहा था, बोले इसमें करेगा? मैंने कहा इसमें नहीं मैं करूँगा, अलिफ लैला में मुझे नहीं करना है, कोई अच्छा रोल। फिर आनंद जी ने मुझे कहा कि तुम्हारे को हम पांडु के लिए, पापा जी ने बोला है कि उसको पांडु का रोल। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। पांडु का रोल क्या वो भी ख़त्म हो गया जल्दी। मैंने कहा फिर आप बोले हमने आपको जो है, आपको यहाँ से जाना नहीं, आप अच्छे एक्टर हो, हम आपको उसमें जय गंगा मैया में काम कर, नया सीरियल शुरू हो रहा है हमारा जय गंगा मैया। मैं मोस्टली शूटिंग करने के लिए देहरादून से जाया करता था, जब उनका फ़ोन आता था तो मैं देहरादून से आता था। फिर मुझे जय गंगा मुंबई छोड़ दिया था आपने, देहरादून से? क्या होता था, मेरे बच्चे देहरादून थे और मैं कंटिन्यूसली इनके काम कर रहा था, सागर के, मेरे को शूटिंग लाना होता था। और ऊपर से क्या है, मेरे घर वाले ने मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि ये वापस आए, ठीक है ना। अभी उन चीज़ करने के लिए मुझे देहरादून आना पड़ रहा था बच्चों को देखने के लिए, और बॉम्बे में जाऊं तो बॉम्बे में इतना काम मिल नहीं पा रहा था ना, बॉम्बे वाले मुझे उस दौरान काम देने को राजी थे, क्योंकि हम लोग शूटिंग करते थे बड़ौदा में। ये हम सब कृष्णा वालों के साथ हुआ है, क्योंकि उस टाइम अच्छे काम जो है हम लोगों को बॉम्बे में कम मिला करते थे, बड़ौदा ज़्यादा काम करते थे। वो लोग देने से कतराते थे क्योंकि इनकी शूटिंग वहाँ है, फिर उनको डेट क्लैशेज हो जाती थी हम लोगों की, ठीक है ना। तो मैं जब वहाँ से आता था तो मुझे ही उन्होंने ये बोला कि ठीक है तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, या तो रोल अच्छा दो नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने जय गंगा मैया में मुझे रोल दिया, पहले कृत्या का रोल दिया, फिर मधुचंदा ऋषि का रोल दिया, फिर उसके बाद मैं छोड़ के भी आ गया था। फिर दोबारा श्री कृष्णा स्टार प्लस में आने लगा, तो फिर दोबारा से कॉल आई पापा जी की, भाई वापस आओ, अभी हमारा स्टार प्लस में जा रहा है सीरियल, हम फिर से शूटिंग कर रहे हैं। फिर से शूटिंग चालू। फिर मैंने दूसरी पारी मैंने ये तय किया कि अब मैं बॉम्बे रहूँगा, अभी मुझे और काम भी करने हैं। फिर उसके बाद विष्णु पुराण के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, इसी बेस पे मुझे विष्णु पुराण में भी लिया गया, ठीक है ना। विष्णु पुराण में काम किया और मेरा सौभाग्य है, मैं उन जिन एक्टरों को मैं सपनों में सोचा करता था पहले, जैसे जो पहले के भीष्म पितामह बने थे, गुरु द्रोणाचार्य बने थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला विष्णु पुराण में,
ठीक है ना। तो बहुत आनंद आया मुझे उनके साथ काम करके, और मेरी जो इच्छाएं थी, जो मेरी इच्छाएं थी पूरी हो रही थी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि अब मुझे ये फिल्में मिली, 2 फिल्में मिली, बहुत अच्छे रोल थे उसमें, मेरी सेकंड लीड के रोल थे। जैसे एक बजरंग था, बजरंग फिल्म थी जो टीनू वर्मा की पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। फाइट मास्टर जो थे टीनू वर्मा, उनकी पहली फिल्म थी वो बजरंग, और उसमें मैं राम का रोल कर रहा था, सनी जी कर रहे थे बजरंग का रोल। बचपन से हम लोगों के रोल थे उसमें। जयपुर शूटिंग हुई, बहुत अच्छा काम हुआ, ना जाने फिल्म किस तरह वो डंप हो गई, डिब्बे में चली गई, वो सामने नहीं आ पाई। ऐसी ही एक दूसरी फिल्म थी के शशिलाल नायर के साथ हमने की थी, हम पंछी एक डाल की, उसकी भी 2-4 महीना हमने शूटिंग की, और वो फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई। फिर हमने ये तय किया कि भैया ऐसा है, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब हमें कुछ और करना होगा, क्योंकि हमारा असली पीरियड चला गया है। अभी हमें इतनी स्ट्रगल हम दोबारा से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतनी स्ट्रगल करी थी, लोहे के चने चबाने वाली बात है। वो काम हमने किया था वहाँ बॉम्बे में। बोले सर, अब आप अपने क्वेश्चन वैसे एक प्रश्न मेरे मन में कुछ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा सर, आपके वैसे आपकी फैमिली में आपके व्यक्तिगत, जैसे आपकी वाइफ देहरादून में थी, फिर आपका जिम्मेवारी काफ़ी आ गया, तो फिर आपको देहरादून से जाना पड़ा, तो वैसे कितने बच्चे हैं सर आपके? वैसे मेरे 2 लड़के हैं। और वो वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं सर अभी? मेरे दो लड़के हैं बच्चे। मेरे खुद के 2 हैं, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे पास 2 भाइयों के बच्चे थे, 5 बच्चे थे, ठीक है सर। 5 बच्चे थे मेरे पास। एक गांव में रहते थे भाई, एक हमारे प्रधान थे, उनके 2 बच्चे, और 2 मेरे बच्चे, 5 बच्चे थे। अभी 5 बच्चे वेल सेटल्ड है, ठीक है। मेरे जो मैंने बोला कि मेरे बड़े भाई के बच्चे DRDO में साइंटिस्ट है इस टाइम, DRDO में, और जो दूसरा लड़का है वो BHL में है, बहुत अच्छी पोस्ट में है BHL में, BTech करके गए हैं। मैंने BHEL, ठीक है, वो BHEL में है। और जो मेरा लड़का है उसने IIT खड़गपुर से किया है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, और क्रिकेट का बहुत शौकीन है, और वहाँ पे कैप्टन भी रहा है खड़गपुर में, ठीक है, और स्टेट लेवल के क्रिकेट खेलता भी है साथ साथ। और मेरा जो बड़ा लड़का है वो विप्रो से उसको मास्टर डिग्री मिली है, और वो अभी सर्विस कर रहा है। तो सर जी, अब हम बात करते हैं पापा जी की, यानी श्री रामानंद सागर जी की, जो कि आज के टाइम के आधुनिक तुलसीदास भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रामायण बनाकर एक राम का सागर बना दिया है, और कृष्णा बनाकर उन्होंने एक महासागर बना दिया है। तो सर, रामानंद सागर जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। जब आपकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई, तो क्या आपको लगा कि ये जो रामायण बनाने वाले हैं और पापा जी, जो कि उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका जब उनके साथ पहली मुलाकात हुई पापा जी के साथ, जो कि इतना बड़ा कालजयी धारावाहिक रामायण बना चुके थे? मैं पहले तो पापा जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को। मेरा उनके साथ इतना अनुभव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं वहाँ शूटिंग किया करता था बड़ौदा में, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये लड़का जो है देहरादून जाता है, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, वहाँ जाता है, और मैं हमेशा चिंताएं होती थी कि मैं बच्चों के पास जाऊँ, ठीक है। और इसी मेरे बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको बहुत दिक्कतें भी आती है, और मैं उसी दौरान बॉम्बे में या बड़ौदा में अपना शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको एक दिन इतना वो हुआ कि मेरी वाइफ ने मेरे स्टूडियो में फ़ोन किया, बड़ौदा लक्ष्मी स्टूडियो में, बच्चे की कुछ तबीयत ख़राब थी कि भाई ये चीज़ है। तो लकीली वो फ़ोन उस दिन जो होता था पापा जी के रूम में होता था, और वो पापा जी शूट में नहीं थे, रूम में बैठे थे। उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले जी कौन बोल रहे हैं? बोले मैं पापा जी रामानंद सागर बोल रहा हूँ। अच्छा, पत्नी को इन सब चीज़ों का वो ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कि पापा जी फ़ोन उठाएंगे, वहाँ रामानंद सागर जी फ़ोन उठाएंगे। तो उन्होंने ये बोला, जी ऐसी ऐसी बात में, बेटा क्यों फ़ोन किया? बोला ऐसी ऐसी बात है, तो लड़की की तबीयत खराब है, उनसे बात करनी थी। तो वहाँ से फ़ोन होल्ड करो फ़ोन, मैं अभी जो है बुलाता हूँ उसको। मेरी शूट चल रहा था, आदमी भेजा गया, मैं वहाँ पे गया। उनकी इंसानियत देखिए, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, बात करवाई, फिर मुझे बिठा के बोला, बेटा क्या दिक्कत है?
उनका कुछ दिक्कत नहीं, बच्चे देहरादून रहते हैं, कोई दिक्कत जी। है, जुकाम सर्दी हो गया होगा, बोले कुछ भी होगा हमें बताना, कोई भी दिक्कत हो हमें बताना। मतलब कहने का मतलब इतना लोगों को समझते थे और जो काम करवाते थे ऐसे लगता था किसी भी काम या कोई भी डायलॉग बुलवाते थे उसमें पूरी सत्यता अच्छी निष्ठा के साथ हर एक कैरेक्टर को उन्होंने ना माला की तरह पिरोया था। जितने भी कृष्णा के जो कैरेक्टर थे बहुत, जबकि सभी लोग मोस्टली 80% नया लोग था कृष्णा में। सर्वदमन को छोड़ के या हम थोड़ी स्ट्रगल करके आए थे और कुछ और कलाकार थे, बाकी सब नए कलाकार थे उसमें, और सबको उन्होंने इतनी बखूबी से काम करवाया। कृष्णा आज एकदम से माइलस्टोन बन गया है सीरियल। तो सर एक पूछना सर, क्या आपका श्री कृष्णा के बारे में कुछ अननोन फैक्ट बताने के बारे में? अर्जुन भैया एक छोटा सा सवाल है मेरा सर जी से। तो मतलब जब पापा जी मतलब जब आपको साइन किया कृष्णा में, इससे पहले वो रामायण बना चुके थे, रामायण में काम करने वाले कलाकार जैसे अरुण गोविल जी, दीपिका चिकलिया जी, सुनील लहरी जी, अरविंद त्रिवेदी जी, मतलब उनकी एक बहुत बड़ी इमेज बन चुकी थी, उनको देश में नहीं विदेशों में भी एक पहचान मिल चुकी थी। तो सर जब आप इस धारावाहिक में आए कृष्णा में, तो क्या आपको भी लगा कि मैं भी इतना बड़ा मतलब इसी रोल से प्रसिद्ध हो जाऊंगा? ऐसा कुछ आया क्या अनुभव, मतलब कुछ सोच आया क्या आपके मन में कभी कि पापा जी के धारावाहिक में काम कर रहा हूँ, कालजयी धारावाहिक कृष्णा में? क्योंकि जो इससे पहले काम कर रहे थे स्वप्निल जोशी हो, तो वो भी एक मतलब उनकी भी एक बहुत बड़ी इमेज बन चुकी थी। देखिए ऐसा है, हमने कभी ये सोचा नहीं कि हम जो है ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ ऑल ऑफ सडन अपने आप होती थी। जब कृष्णा चलता था लोग गाते थे, गांव के लोग, हम पांडव को मिलने आते थे, तो ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग से कुछ हो रहा है। वो जो एक्सपीरियंस है वो हमें एक अलग से ही उसकी अनुभूति हो रही थी कि हमने सोचा ही नहीं कभी, हमने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे बनेंगे जैसे वो लोग बने। जो हो गया सो हो गया, मैंने कहा दोबारा ये चीज़ नहीं होती, कोई एक चीज़ बार हो गई चीज़ दोबारा होती नहीं है। लेकिन कृष्णा के दौरान ये हुआ है, ऐसा होता था। कृष्णा के हर कलाकार को बहुत माना जाता था, देखने आते थे लोग, और हम हर कलाकारों को हमारे को अच्छे ढंग से पहचानते हैं। कौरव हो या पांडव हो, सभी लोगों ने बड़े पसंद किए, बड़े अच्छे लगे और बहुत अच्छे ढंग से सबने रोल निभाए हैं कृष्णा में। ठीक है सर। श्री कृष्णा के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में कुछ बताएं, जो चीज़ अभी दर्शक अभी तक नहीं जानते हैं, जिससे अनुभवी के अनजान हैं। तो कुछ ऐसे में थोड़ा कुछ याद आ रहा शूटिंग के दौरान के कुछ किस्से तो अच्छा देखो, शूटिंग के दौरान के तो इतने किस्से होते हैं, क्योंकि हम एक्टर लोग देखो आज की डेट में हमारे पास काम करने को बहुत होता है, लेकिन जब फ्री होते तो बहुत फ्री हम लोग इतने फ्री होते हैं उस दौरान, हम लोग इतनी मटर गश्तियाँ, इतने मजाक किया करते हैं आपस में। और रही हम 5 पांडव के बाद, हमारी 5 पांडवों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, जैसे महेंद्र घुले जी जो भीम बने हैं, युधिष्ठिर जो रमन खत्री है, संदीप मोहन जो अर्जुन है। तो मेरा संदीप मोहन का रूम जो है ना एक साथ में होता था। जब कृष्णा के दौरान मैक्सिमम हम दोनों साथ रहा करते थे, क्योंकि संदीप उत्तराखंड को बहुत घुमा था और मुझे बहुत पसंद करता भी था कि आप प्रेम तुम मेरे रूम में रहना। अगर वो पहले आए तो मेरे लिए रूम बुक करता था, मैं पहले गया तो मैं उनके लिए रूम बुक करता था। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं बहुत नटखट था उस दौरान, और संदीप बहुत सिंपल और सादा आदमी था। अभी एक दिन मैंने देखा कि संदीप के जूते बहुत बढ़िया जूते, लेदर के जूते फर्स्ट क्लास, और संदीप के सॉरी मेरा लेदर का जूता था, और मैं उसकी बड़ी देख रेख किया करता था। ठीक है ना। और मैं चप्पल कभी पहनता नहीं था, खरीदता नहीं था, और पहनने का शौक बहुत था। और संदीप चप्पल को बड़ी पर्टिकुलर रखा करता था रूम में। मैं उसकी चप्पल को पहन के हमेशा, जब तक संदीप उठता था, मैं फ्रेश फ्रूश होके संदीप की चप्पल लेके पूरे स्टूडियो में घूमता था। और संदीप ये चीज़ों को देख के 1, 2, 3 हफ्ते तक परेशान, और ना बोल पाता, यार बोलूँगा कुछ प्रेम बड़ा भड़क जाएगा, ये है वो है। लेकिन अंदर ही अंदर उसको जो है ना बहुत गुस्सा आया, साला ये बहुत परेशान कर रहा है। उसने क्या किया, एक दिन मैं शूटिंग में बैठा हूँ मोती जी के साथ, तो उन्होंने जो मेरे बहुत प्यारे जूते थे, बूट फर्स्ट क्लास लेदर के ऊपर तक के, वो संदीप भाई ने लगाए
और उसको लगा के नहाने गए बाथरूम में, कब शावर लिया, जूते को गीला कर दिया और उसके बाद स्टूडियो में घूम रहे हैं मेरे जूते लगा के, और सीधे जहाँ मोती जी और मैं बैठे थे वहाँ पे आए। तो मोती जी ने बोला संदीप कमाल है, इतना अच्छा जूता पहना है तुमने आज। तो अब मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि संदीप मेरे से अच्छा जूता पहने। मैंने बोला सर ये क्या जूता है, जूता तो मेरा है, बहुत गजब का है, तो कुछ भी नहीं है। फिर संदीप ने क्या बोला, सर ये इसका ही जूता है ये मेरा नहीं है, ये जूता इसी का है, इसी का ही है। ये डेली मेरी चप्पल लगा के जाता है सर, और वापस आता नहीं घंटों घंटों तक, इसीलिए मैंने इसका जूता पहन के उस दिन मैंने कान पकड़ लिया। कभी भी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ना किसी का जबरदस्ती कोई फायदा उठाना चाहिए। एक किस्सा ये मुझे एक किस्सा और था आपका कि आप और रमन खत्री जी मतलब किसी बात पर झगड़ जाते हैं, तो रमन खत्री जी आपके बैग को उठा करके फेंक देते हैं, क्योंकि आप पहले अर्जुन के रूम पार्टनर होते हैं, फिर बाद में रमन खत्री जी के रूम पार्टनर बन जाते हैं। फिर बाद में पता चला कि रमन खत्री जी भूत से ज्यादा डर लगता है उनको तो प्लीज सर वो किस्सा शेयर कीजिए हमारे साथ। क्या है एक्चुअली ये हुआ कि जब हम पहले दिन का शूट कर रहे थे, जब हमारा फाइनल हुआ कि हम पांडव के रोल फलाना फलाना कर रहे हैं, अभी एक तो मुझे फ्रस्ट्रेशन ये था कि मुझे युधिष्ठिर का रोल नहीं मिला, ठीक है, और दूसरी शूटिंग रात को रखी है। वो शूटिंग क्या है कि हम लाख की रह से बाहर निकल रहे हैं और नदी का किनारा है, नदी में हम लाख की रह से निकलते, नदी में बोट में हमें बैठना है, एक बोट वाला हमें लेके जा रहा है और खूब सर्दी है, और ऊपर से क्या कहते हैं हमें नंगे वस्त्र पहन के उसमें बोट पे बैठना है। और ये काम शूटिंग चल रही थी यमुना किनारे, और शूटिंग के दौरान जब मैंने देखा रमन को, रमन कुछ डरा हुआ सा था, जैसे वो बोट पे चढ़ता है वो डरता है। तो मेरे को महेंद्र गुले ने कहा, महेंद्र गुले बड़ा स्मार्ट और बड़ा शातिर आदमी था, तो उसने बोला प्रेम ये ना क्या कहते रमन ये डरता है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोला अभी देख जैसे वो बोट पे बैठता है तो बोट थोड़ी हिली ना तो डरता था। मैंने कहा चलो ठीक है। बोट को मैंने कहा एक बार नदी पे जाने दो। जब थोड़ी बोट आगे बीच यमुना में चले जाती है तो मैं पीछे था खड़ा, मैं और महेंद्र भाई, और मैं बोट को ना ऐसे ऐसे हिलाता हूँ पकड़ के। वो जैसे डायलॉग बोलने शुरू करे रमन, वैसे मैं बोट को हिलाऊँ। वो ना डायलॉग बोल पाता, वो फमल हो जाए और डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। तो उधर से मोती जी क्या हो रहा है रमन, क्या ना? बोले सर पता नहीं बोट हिल रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बोले नहीं आराम से वो नहीं हिलो, डायलॉग तो बोलो। बोले जैसे रमन डायलॉग बोलने लगता है वैसे मैं पीछे से बोट को हिलाता हूँ। बोट हिलती नहीं थी, बोट को मैं हिलाता था, और ये 10-15 मिनट तक चलता रहा। तो फिर किसी ने, संदीप ने धीरे से बोला, बोले यार प्रेम और महेंद्र ही कर रहे हैं। तो उसने जोर से चीख के बोला, क्योंकि वो तो डरा हुआ था, बेइंतहा डरा हुआ था, ना शूट हो पा रहा था, गालियाँ भी सुन रहा था। तो फिर मोती जी को बोला, मोती जी ये प्रेम बहुत नाटक कर रहा है पीछे और ये बोट को हिला रहा है। अब मोती जी ने फिर मुझे डांटा, बोला ऐसा मत करो यार, शूट करने दो। शूट हुआ, ख़त्म हुआ। अब रमन को वही गुस्सा था और मैं रास्ते में उसको बहुत चिढ़ाया। मैंने कहा तेरे को कुछ आता नहीं, तेरे को डायलॉग नहीं बोलता। सब लोग हम मजाक कर रहे थे उसका, वो सब कुछ अच्छा कर रहा था लेकिन हम उसका मजाक ले रहे थे। तो अभी रमन का रूम मेरा एक ही था। अभी रमन आता है और मेरे रूम में कि मैं प्रेम के साथ नहीं रहूँगा। रमन ने बोला मैं प्रेम के साथ नहीं रहूँगा। अंदर गया, उसने बैग बुक निकाला, फेंकने लगा तो मैंने उसका बैग उठाया। मेरे बैग निकाला, संदीप ने पकड़ लिया, फिर मैंने उसका बैग उठाया, मैंने उसका बैग फेंक दिया। ये रात के कम से कम 3-4 बजे का इंसिडेंट है। बैग फेंक दिया, सब स्टूडियो में इकट्ठे हो गए लोग और हल्ला गुल्ला होने लगा कि क्या हुआ। बोला ऐसा है। लेकिन ये नहीं था कि हमारी वो कुछ ही टाइम की लड़ाई थी, उसके बाद हमारी वापस एकता हो जाती थी। कभी हमने फिजिकली एक दूसरे को कुछ नहीं बोला ना कुछ किया, ये सिर्फ एक मस्ती थी। उससे बड़ी एनर्जी हम लोगों को मिलती थी। हम एक दूसरे की वीकनेस देखते थे, कौन डरता है, कौन ज़्यादा दूर तक रहता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ अच्छे ढंग से होती थी। क्योंकि किस लिए? क्योंकि अब सब लोगों की बॉन्डिंग बड़ी। बोलिए कि फाल्गुनी पारेख जी जिन्होंने श्री कृष्णा धारावाहिक में आप लोगों के साथ किरदार निभाया था, पांचाल के सैनिक, तो उनके साथ आपका व्यक्तिगत बॉन्डिंग कैसा था? देखो क्या होता था, जब द्रौपदी का आने का वक्त आ गया तो सबसे पहले संदीप मोहन को बड़ी क्यूरियोसिटी थी। देखो भाई द्रौपदी आएगी, वो मेरी पत्नी है और मेरे से ज़्यादा उसके सीन है
और तुम लोग कोई उसको छेड़ेगा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जब फाल्गुनी आई, फाल्गुनी की इमेज कुछ एकदम से अलग थी। फाल्गुनी वैसे नहीं थी कि वो बहुत फ्रैंक किस्म की लड़की थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, और उसका मकसद था कि जितने भी तुम पांडव है, तुम्हारी और मेरी बॉन्डिंग ऐसे होनी चाहिए जैसे हस्बैंड वाइफ की, हमारी ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए। वो हमारे साथ सबके साथ मजाक मस्ती करती थी, और ये सब चीज़ें संदीप को हजम नहीं होता था। संदीप बहुत तो क्यूरियोसिटी रखता था, अरे तो मेरी पत्नी है, ये है वो है, और फिर हमें पीठ में बोला भी करता था, बोले यार तुम मत ज़्यादा मत फाल्गुन को बोला करो, ये है वो है। और फिर हमें ये पता चला कि संदीप बहुत सेंटी है, मतलब उसको बहुत वो लेगा, ये फाल्गुनी को भी पता था। फिर फाल्गुनी जबरदस्ती है बोलती थी कि तुम संदीप के सामने सब लोग ऐसा करना, ताकि संदीप को तब देखो क्या मजा आता है। मतलब वहाँ हम लोग अपने टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढा करते थे। एक बार मेरी महेंद्र की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई इंदा से मेरे पास काम नहीं था, हमारा जब शूट चल रहा था, वो गदा वाला हम तलवार जो चला रहे थे, गदा चला रहे थे, तो उस दौरान हम लोग कुरुक्षेत्र टाइप का मैदान बना हुआ था, वहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे। मैंने महेंद्र से कोई पंगा लेता नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, लंबाई चौड़ाई सब कुछ, लेकिन मेरी दोस्ती महेंद्र से बहुत पहले से थी। मैं उसको जानता था, बहुत इनोसेंट आदमी था, जितनी बड़ी फिजिक है उसका उतना अच्छा दिमाग, उतना अच्छा दिल है उस आदमी का, और मेरा उसका प्यार बहुत था आपस में महेंद्र भाई गुले का। मैं उनके महेंद्र भाई बोला करता था हमेशा। तो मैंने गलती से उसको इतनी चिढ़ा दिया, और वो महेंद्र ने पूरी कुर्सी उठा के मुझे उठा लिया था, और तब किसी ने बोला अरे ऐसा ऐसा कर रहा है। फिर मैंने महेंद्र को उठाया, फिर लोगों ने बोला कि यार तो महेंद्र को टक्कर देने वाला है, तो बड़ा। मैंने कहा भाई सुनना, मैं पहाड़ी हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, तो मेरे साथ पंगा मत लेना। ऐसे मजाक मस्ती हम लोगों की होती थी। ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हैं। छोटा सा सवाल है, बी.आर. चोपड़ा के महाभारत जो पहले आ चुकी थी कृष्णा से पहले, जो और फिर पापा जी ने भी महाभारत को बनाया, तो आपके हिसाब से बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत और पापा जी की महाभारत में क्या अंतर है आपके हिसाब से? सर कुछ बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से ये था कि उस टाइम इतने कुछ संसाधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी जब बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत बनी थी। लेकिन ये ज़रूर था कि लोगों को बहुत जिज्ञासा थी कि महाभारत के किरदार सुना था उन्होंने, ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे किस्से कहानियों में, गांव में अलग किस्से होते थे, गीताओं में अलग चीज़ें होती थी, लेकिन लाइव किसी ने देखा नहीं था। इसको जो जीवंत किया इन कैरेक्टरों को, वो बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा जी ने किए, उसमें बहुत रिसर्च के साथ हुआ। लेकिन श्री कृष्णा में क्या था कि वो पूरा पांडव को लेके नहीं बनाया था, श्री कृष्णा सिर्फ कृष्ण को लेके बनाया था। जहाँ पे कृष्ण थे कृष्णा में पांडव के साथ, वही दृश्यों को ज़्यादा फरमाया गया, ठीक है ना। और महाभारत में डिटेल में सब चीज़ें की, उसका वो पूरा कंप्लीट महाभारत था। और श्री कृष्णा में जो ज़्यादा बनाया गया, कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ थी, और जो जो युद्ध से रिलेटेड जो चल रहा था, वो सारे जो है वही दृश्यों को फिल्माया गया। लेकिन इस टाइम टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा अच्छी थी उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन दोनों में समानताएं बहुत है, कुछ फर्क नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि उस टाइम अगर उल्टा भी दिखाया ना तो भी वो सही था, ठीक है। लेकिन कृष्णा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एकदम ऑथेंटिक थी, सही थी, और वो चीज़ें दिखाई गई, ठीक है। उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं थी। जो उस टाइम के महाभारत में कमियां रह गई थी, वो कृष्णा में के महाभारत में उसको काफ़ी कुछ करेक्ट किया गया। तो सर एक इतना ही फर्क। छोटा सा सवाल और है मेरा, छोटा सा सवाल, क्योंकि चोपड़ा जी के महाभारत में जो कृष्ण का कैरेक्टर प्ले कर चुके थे नीतीश भारद्वाज जी, और जो पापा जी के कृष्णा में कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कृष्णा का एस.डी. बैनर्जी, तो मतलब दोनों ही कृष्ण अद्भुत थे, कमाल के थे। क्योंकि जो रवि जी की महाभारत में जो कृष्ण प्ले किया था, उन्होंने एकदम से लग रहा था कि जैसे कि पूरा कुचक्र वाला जो मतलब षड्यंत्रकारी जो कृष्ण लग रहा था, और पापा जी की जो कृष्णा में लग रहा था कि कृष्ण एकदम भक्ति भावना से जुड़ा हुआ है, किस भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो सर आपने इन दोनों कृष्णाओं में क्या अंतर देखा, एस.डी. बैनर्जी और नीतीश भारद्वाज? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, इसमें इतनी भिन्नता है, क्योंकि जो कृष्णा के जो कृष्ण सर्वदमन बैनर्जी थे, उन्होंने कृष्णा को जीवंत किया है
क्योंकि वो आदमी पूरा जो कृष्णा के टाइम वो कोई दिखाव में नहीं था, वो पूरी भक्ति भावना पूरा स्पिरिचुअल था आदमी, और आज भी है। उन्होंने कृष्णा को आपने देखा हो, जब वो कृष्णा के कोई भी एक एक सीन आप पकड़ लीजिए एस.डी. बनर्जी के श्री कृष्णा में जो कृष्ण के, उन सीनों में ये लगता था कि साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं। मतलब हम लोग जब शूट करते थे ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है वहाँ पे कि हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे एकदम से हम लोग। अब पब्लिक तो होनी थी, क्योंकि वो, जबकि एस.डी. कभी याद नहीं करता था कृष्ण के कोई भी डायलॉग, हमने एस.डी. को याद करते हुए नहीं देखा। जबकि उनके पास जो स्क्रिप्ट होती थी ढेर सारी लगी हुई थी, रूम में लगी रहती थी, लेकिन वो बंदा पढ़ता नहीं था। ना जाने वो कैसे क्या चीज़ बोल के जाता था, पापा जी भी नहीं रोकते थे वो क्या बोल रहा है, बोलने दो। वो इतने भक्ति भाव से बोली जाती थी। अभी आप समझ लीजिए गीता का जो उपदेश है, जो आपने देखा होगा कृष्णा में, वो इतना इतना भयंकर था वो, मतलब वो आप उसके लिए कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका अनुभव आप अगर कभी सैंडी का इंटरव्यू लोगे तो सैंडी आपको बताएगा कि भाई ये जो सीन हो रहे थे आपके साथ क्या लग रहा था, और जब जो देखते थे उसको अनुभव क्या था। और जो महाभारत के कृष्णा नीतीश भारद्वाज जी, हाँ मैं उनको नमन प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो रोल किया उन्होंने भी कम नहीं किया, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें फर्क पक्ष बहुत सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या चीज़ें थी कि वहाँ पे कोई चीज़ें, वो चीज़ जो एक्टिंग की जाती थी, एक्टिंग करवाई जाती थी उनसे कि ऐसी एक्टिंग करनी है। इस कृष्णा को एक्टिंग नहीं, ये एकदम से भाव से बोलते थे, कोई भी डायलॉग होता था भाव पक्ष ज़्यादा था। आपने कृष्णा, ये तो छोड़िए, जो आपने कृष्ण और सुदामा के जो सीन्स देखे होंगे, आदमी उन सीन को देख के रो लेता था। इतने गजब के सीन थे उसमें, इतने उसको देखने के लिए हर टाइम मन कर, आदमी वो सीन देखे तो रो ले। और पांडव के साथ जो सीन थे, जब कुंती का जो चीर हरण हो रहा था, वहाँ पे जो दृश्य थे, आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। सीन को इतना अच्छा बनाया गया कि हम लोग को वापस अपनी मुद्रा में आने के लिए 1-2 मिनट लग जाता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता था ये सब हमारे साथ हो रहा है। और यही चीज़ जब हमने युद्ध के दौरान, आपने देखा होगा नकुल ने एक बहुत ऐसा डायलॉग नकुल से बुलवाया गया युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध जो भी शुरू हुआ करवाया बेशक कृष्ण ने था। जो नीतियाँ थी वो सारी कुनीतियाँ जो है वो शकुनी की थी पूरे महाभारत में। महाभारत जो युद्ध हुआ है शकुनी की कुनीतियों की वजह से हुआ। अगर शकुनी घर का भेदी नहीं होता, अगर वो सब भाई भाई ऐसे कभी नहीं लड़ते, तभी लड़ता है भाई जब कोई बाहर वाला इंटरफेयर करता है। और ये इंटरफेरेंस शकुनी की थी पूरे महाभारत में, ठीक है ना। और जब शकुनी को नकुल मारता है तो आपने डायलॉग आपने सुना होगा, शकुनी ने को मारते हुए जब नकुल ने डायलॉग बोला था कि तुम्हारे कारण ये युद्ध हुआ है मामाश्री, तुम्हारे कारण ये महासंग्राम हुआ है, ठीक है, और फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें जीने का अधिकार है। नहीं मामाश्री, नहीं, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। तुमने एक भाई के मन में दूसरे भाई के मन में विष भर दिया था। तुमने एक भाई के मन में और दूसरे भाई के मन में भी विष भर दिया था, और अब भी कहते हो तुम मुझे जीने का अधिकार है। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये मारा उसको नकुल ने। मतलब उस डायलॉगों को जब बोल रहा था मैं, तो ऐसे लगता था लगा मैं इसका सर उड़ा दूं। मुझे ये लग रहा था कि मैं जैसे शकुनी को स्वयं मार रहा हूँ, हकीकत में मार रहा हूँ। मतलब उसमें क्योंकि हमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अब आपको ये पता है, शायद पता नहीं है, मैं और संदीप मोहन और अपना एस.डी. बनर्जी, हम एस.डी. के पास घंटों घंटों बैठा करते थे। हम बहुत स्पिरिचुअल थे, तीनों लोग हम बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, क्योंकि सैंडी देवभूमि में आता जाता रहता था और मैं देवभूमि का ही हूँ। और एस.डी. वो चीज़ों को अभी भी देवभूमि में है, लेकिन वो पहले से जी रहा था। वो पहले से जितने भी उन्होंने कैरेक्टर किए हैं, आदि शंकराचार्य, ये वो सारे जो है ना बड़ा स्पिरिचुअल चीज़ें थी उनके पास। लेकिन उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले, कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किए। लेकिन उन्होंने जिस उनकी एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है ना।
और उनको ना नाम का वो था, जैसे आपने पूछा था पहले कि आपने सोचा था कि हमारा ये नाम होगा, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हम अपना काम करते रहे। ठीक है, अब आज भी हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और आप लोगों से बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि लोगों को ऐसी चीज़ों को आप लोगों को पहुंचाए। ना हमने किसी को कोई ट्रेस किया, कभी कभी हमारा ये। अर्जुन भैया मेरा छोटा सा ठीक सवाल है, प्रेम जी सर ने एस.डी. बनर्जी के साथ भी काम किया हुआ है श्री कृष्णा में, और इन्होंने विष्णु पुराण में भी नीतीश भारद्वाज जी के साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल तो सर, नीतीश भारद्वाज जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा काम करने का? देखिए, नीतीश जी के साथ मेरा व्यक्तिगत कभी मिलना हो नहीं पाया। हमारे बेशक सीन 21 एपिसोड में आते थे, मैं व्यक्तिगत उनसे कभी मिल नहीं पाया। ठीक है, और एसडी के साथ में हमेशा मिला हूँ, हम लोग साथ साथ रहे हैं, रूम शेयर किया है, बहुत सारी वो चीज़ें गाइडलाइन हमें एसडी ने दी है, और आज भी हम उस आदमी को प्रणाम करते हैं, एस.डी. बनर्जी को। ठीक है, उन्होंने सब चीज़ों को त्याग दिया है, आज वो ऋषिकेश उत्तराखंड में मौजूद है। आप श्रीदेव टीवी देखने वाले अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रीदेव टीवी के दर्शकों को मैं सबसे पहले तो आप कौशल और अर्जुन को सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और उसके बाद आपके चैनल को जो भी व्यूअर्स दिख रहा है, आप लोग इनके चैनल को देखिए। और मेरी आप लोगों को यही संदेश है कि अगर कोई भी कार्य अच्छी नीति और नियत के साथ किया जाए तो कभी असफल नहीं होता है। आप कभी भी ये मत सोचे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आपके ऊपर कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर है। आप देख ही रहे आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, कभी किसी ने ये सोचा था? नहीं। तो आप लोग अपनी मेहनत करिए, और किसी भी चीज़ को करने के लिए उस जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें बॉम्बे जाना पड़ेगा। अगर जैसे कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी तो हमें मंदिर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी वो वहाँ से वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, अगर अच्छाइयाँ चाहिए तो आपको अच्छे आदमी के पास जाके मिलना चाहिए, तभी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बस यही उम्मीद है, आप लोग अच्छा करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपके परिवार सुरक्षित रहे। मेरी आप ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ। अपने 4 महासु और 4 महासु की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। धन्यवाद। और सर, अंत में हम यही कहेंगे कि आज हमारा परम सौभाग्य रहा कि जो श्री कृष्णा के नकुल जिन्हें हम करीब पिछले सालों से टेलीविज़न में देखते आ रहे हैं जब बचपन से, तो आज हमें उनके साथ लाइव इंटरव्यू करने का मौका मिला, और अहोभाग्य हमारे। और हम अंत में यही कहेंगे कि श्री कृष्णा के नकुल को हमारा सादर प्रणाम। मेरा भी आपको हमारा परम आभार। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप